हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना LLP एक्ट 2008 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। LLP एक्ट 2008 के अंदर आपको याद होगा हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और सेकेंड लेक्चर में हमने थोड़ी सी एडवांस चीजें पढ़ी थी रिलेटेड टू फॉरेन LLP क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि एनुअल अकाउंट्स क्या होते हैं, एनुअल रिटर्न्स क्या होती है, नाम कैसे ऑल्टर होता है या सिचुएशन क्लॉज वगैरह कैसे ऑल्टर होता है, राइट। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, आज की क्लास हमारी ना आप ये मान के चलिए कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पॉइंट ये है जब हम बात करते हैं आज की क्लास की, तो आज की क्लास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सर फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग सीखेंगे हम। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स का। आई रिपीट 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि LLPA ड्राफ्ट करो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करो। इतना आपको याद है कि हमने पढ़ा था LLPA एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना LLP फॉर्म नहीं होगी। ये या तो LLP बनने से पहले या बनने के 30 दिन के अंदर अंदर ROC को दिया जाता है। याद आ रहा है, हमने कहा था इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और हमने ये भी कहा था कि LLPA वैसा ही डॉक्यूमेंट है जैसा कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है। याद है आपको। तो कहता है सर LLPA ड्राफ्ट कैसे होता है। अगर हम अपना मॉड्यूल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, इफ विल गो टू आवर मॉड्यूल, तो ये देखिए ये हमारा ICSI का मॉड्यूल है जिसके अंदर ड्राफ्ट LLP अग्रीमेंट हमारे कोर्स में दे रखा है। मतलब ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट है मॉड्यूल में, 6 पेज का दिया हुआ है। देखो 161 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 156 to 161। इसका मतलब 6 पेजेस का अग्रीमेंट हमारे कोर्स में दे रखा है। सर क्या ये 6 पेजेस का अग्रीमेंट हमको भी बनाना पड़ेगा? भाई बनाना तो पड़ेगा। सर 6 पेजेस का अग्रीमेंट हम बना सकते हैं, 6 का नहीं तो कम से कम 2 का तो बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। सर क्या इसकी वर्डिंग्स हमें वर्ड टू वर्ड याद रखनी पड़ेगी? कुछ हद तक मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अग्रीमेंट या डीड ड्राफ्ट करते हैं। एक्चुअली में ड्राफ्टिंग CS फाइनल में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके कोर्स में एग्जीक्यूटिव में भी ड्राफ्टिंग है तो करनी तो पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग की, मेरी बात को सुनिएगा बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग, तो सर हम LLPA कैसे बनाएंगे, हमें LLPA में कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, सुनिएगा। पहली चीज एक याद रखिएगा, LLPA लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये एक अग्रीमेंट है। कोई भी अग्रीमेंट हो या कोई भी डीड हो, उसको ड्राफ्ट करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इससे आप सिर्फ LLPA ड्राफ्ट नहीं करोगे, आप दुनिया का कोई भी अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लोगे। बस शर्त यह है कि आपको आधा घंटा यहां ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन है हाउ टू ड्राफ्ट एन अग्रीमेंट और डीड। देखो क्या मैंने यहां पर LLPA ऊपर हेडिंग जरूर दी है, लेकिन फिर मैंने अपनी तरफ से क्या लिख दिया, हाउ टू ड्राफ्ट अग्रीमेंट और डीड। के पहले मैं आपको सिखाऊंगा अग्रीमेंट या डीड कैसे बनाया जाता है, यस और नो। क्योंकि अगर आपको अग्रीमेंट और डीड के बारे में पता चल गया तो फिर उसके बाद आप कोई भी अग्रीमेंट या डीड बना सकते हो। LLPA तो कुछ भी नहीं है, राइट। सुनिए ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहले देखिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले मेरी बात को सुनिए, लुक एट माय फेस, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई अग्रीमेंट या डीड बनाते हैं, वो अग्रीमेंट या डीड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जब भी हम कोई अग्रीमेंट या डीड बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये बात समझ आती है हमें? सर वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सुनिएगा। आप चाहे गिफ्ट डीड बनाओ, चाहे आप सेल डीड बनाओ, चाहे आप लीज डीड बनाओ, चाहे आप प्लेज अग्रीमेंट बनाओ, चाहे आप एजेंसी अग्रीमेंट बनाओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी पड़ा हुआ है, चाहे आप एजेंसी अग्रीमेंट बनाओ, चाहे आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी पड़ा हुआ है, चाहे आप वो बनाओ, चाहे मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूं, चाहे मैं आपको घर बेच रहा हूं, चाहे मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं अपनी कार या मनी गिफ्ट कर रहा हूं, फादर ने बेटे को गिफ्ट देना है पैसा ताकि बेटा अपना बिजनेस शुरू कर सके, तो किसी भी तरीके की डीड हो, चाहे वो लीज डीड हो, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो मॉर्गेज डीड हो, चाहे वो LLPA हो, सर कोई भी एग्रीमेंट या डीड बनाने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है? वो 3 चीजें कौन सी है कि जब भी हम डीड बनाएंगे तो वो डीड 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि जब हम डीड बनाएंगे तो मैं बोलूंगा बेटा पार्ट 1 में ये लिखो, पार्ट 2 में, ऐसा नहीं होगा।
ये हमें पता होगा कि ये 3 पार्ट्स ये वाले हैं। डीड को पार्ट्स में नहीं बनाते हम, लेकिन बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि डीड कैसे बनाई जाती है। सुनना बड़े ध्यान से, सिंपल तरीके से बताता हूं। हर डीड में 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिव पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डीड इज नोन एज नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ये चीज याद रहेगी। सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं ऑपरेटिव पार्ट एंड थर्ड को बोलते हैं फॉर्मल पार्ट। ये बात समझ आई? क्लियर है? पक्का? देखो मैंने यहां लिखा हुआ है, सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट एंड फॉर्मल पार्ट। ये बात समझ आ गई? देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, इधर देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा है नॉन ऑपरेटिव पार्ट सेम इन एवरी डीड, राइट? और यहां लिखा है फॉर्मल पार्ट सेम इन एवरी डीड। आया ना? ऑपरेटिव पार्ट डिफरेंट इन एवरी डीड। सिंपल सी बात है। इसका मतलब आप दुनिया जहान की कोई भी डीड बना लो, उस डीड में 3 में से फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। यस और नो? क्लियर है ये बात? फर्स्ट पार्ट जो है नॉन ऑपरेटिव पार्ट वो भी सेम रहेगा, थर्ड पार्ट जो है वो भी सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा? सेकेंड पार्ट में आएगा जो ऑपरेटिव पार्ट है। यार सेकेंड पार्ट में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। लॉजिकली सोचो, अगर ये पार्टनरशिप डीड है या ये LLPA है तो इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें आएंगी कि जी 4 पार्टनर्स है या 2 पार्टनर्स है, उन्होंने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, इसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, नया पार्टनर कैसे आएगा, पुराना पार्टनर रिटायर कैसे होगा, डेथ हो गई तो क्या होगा। याद है आपने कभी बचपन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा हुआ है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? है या ना? यहां तक कि आपको सेटिंग अप में भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पढ़ाया जाता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट? लेकिन मान लो अगर ये पार्टनरशिप या LLPA ना होके सेल डीड होती, इधर देखिए, तो सेल डीड में क्या लिखा होता कि मैं सेलर हूं, मैं अपना घर आपको बेच रहा हूं, इतने का बेच रहा हूं, हाँ या ना? और जो घर मैं आपको बेच रहा हूं, ये बेचने के बाद सारे राइट सारी लाइबिलिटीज आपके होंगे, पुरानी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो सब मैं पे करूंगा, हाँ या ना? ये गिफ्ट डीड होती तो लिखा होता फादर अपने बेटे को पैसे दे रहा ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, हाँ या ना? अगर ये लीज डीड होती तो उसमें लिखा होता कि जी मैं आपको घर किराए पे दे रहा हूं, जो घर मैं आपको किराए पे दे रहा हूं उसका हम आपको फर्स्ट फ्लोर किराए पे दे रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर किराए पे दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो छत है उस पर हमारा राइट है, वह हमारे कपड़े सूखेंगे, तुम्हारे नहीं सूखेंगे। घर के अंदर 2 ही पार्किंग है, हमारे पास 2 गाड़ियां, तुम्हारी गाड़ी घर के बाहर खड़ी होगी, घर के अंदर खड़ी नहीं होगी। यस और नो? या तुम लोगों को हम ग्राउंड फ्लोर दे रहे हैं, उस पर एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे आम है, उसमें हमारा राइट है, तुम्हारा कोई और राइट नहीं है। या रात को 10 बजे के बाद तुम घर में नहीं आओगे, एंट्री बंद है, होता है ना ऐसा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी डीड होती है या जो भी अग्रीमेंट होता है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिव पार्ट। ये चीज याद रहेगी। और ऑपरेटिव पार्ट हर डीड का अलग होता है। ये चीज क्लियर है? जवाब दो। ऑपरेटिव पार्ट हर डीड का अलग होता है। क्लियर है ये बात? सिंपल है ना? सेल होगा तो सेल की बातें आएंगी, मॉर्गेज होगा तो मॉर्गेज की बातें आएंगी, गिफ्ट होगा तो गिफ्ट की बातें आएंगी, और अगर LLPA या पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है वो आएंगे। यस और नो? सिंपल है। अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिव या फॉर्मल पार्ट की। सुनिएगा बेटा मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। नॉन ऑपरेटिव पार्ट जो होता है वो स्टार्टिंग होती है डीड की, बिगिनिंग ऑफ द डीड। डीड शुरू कहां से होती है? मैंने ना इसमें ना देखो 5 अल्फाबेट्स लिखे हुए, D2 P2 R लिखा हुआ है, D2 P2 R। पहले D2 में 2 D आ रहे हैं, P2 2 P आ रहे हैं और एक R आ रहा है। पहले आप समझो P2 को। P2 मतलब पार्टीज का डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ अग्रीमेंट। ये 2 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। हर अग्रीमेंट में पार्टीज का डिस्क्रिप्शन तो होगा ना, दैट दिस अग्रीमेंट इज मेड बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, एज्ड सो एंड सो, हाँ या ना? होता है ऐसा? इसी तरीके से मिस्टर बी की भी डिटेल्स होंगी। तो अगर ये LLPA आप बना रहे हो, इसमें 4 पार्टनर्स है तो 4 की डिटेल होंगी, 2 है तो 2 की डिटेल्स होंगी। यस और नो? तो P हो गया पार्टीज का डिस्क्रिप्शन। जायज है ये बात? इसमें कोई डाउट? और एक P हो गया प्लेस। दिस LLPA इज मेड एट न्यू दिल्ली, दिस LLPA इज मेड एट चंडीगढ़, दिस LLPA इज मेड एट नागपुर। तो इसका मतलब प्लेस का भी नाम आना जरूरी होता है। इसमें कोई डाउट? तो मैंने कहा नॉन ऑपरेटिव पार्ट में 5 चीजें हैं, D2 P2 R। P2 में 2 P आए, वो समझ आ गया। एक हो गया पार्टीज का डिस्क्रिप्शन, दूसरा हो गया प्लेस। डन? कौन सी प्लेस आएगी? जहां पर वो अग्रीमेंट बनाया जा रहा है। एम आई क्लियर? पक्का? अब सुनिए ध्यान से। सर D2 में क्या आता है? डी में पहला होता है नेम ऑफ द डीड या नेचर ऑफ द डीड। डी मतलब डीड का नेचर।
अब देखिए हमेशा कोई भी अग्रीमेंट होता है ना ऐसे शुरू होता है, दिस सेल डीड, दिस गिफ्ट डीड, दिस मॉर्गेज डीड, दिस एलएलपी अग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि डीड का नेचर पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट? सिंपल है, याद रहेगा। दिस गिफ्ट ऑफ, दिस डीड ऑफ गिफ्ट, दिस डीड ऑफ लीज, दिस डीड ऑफ सेल। क्लियर है? दिस सेल डीड भी लिख सकते हो या दिस डीड ऑफ सेल भी लिख सकते हो, दिस एलएलपी अग्रीमेंट भी लिख सकते हो या दिस अग्रीमेंट ऑफ एलएलपी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर है सबको? तो मतलब डीड का नेचर आता है। इसके अलावा डेट एंड डे आता है, डेट एंड डे। ये तो लिखोगे कौन सी डेट को, कौन से दिन आपने ये अग्रीमेंट साइन किया था, यस और नो? जवाब दीजिए प्लीज। एम आई क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि पी से पार्टीज का डिस्क्रिप्शन आएगा, पी से प्लेस आएगा, डी से डेट और डे आएगा, साथ में डी से नेचर ऑफ डीड आएगा या नेम ऑफ डीड आएगा। समझ आ गई कि ये किस तरीके का अग्रीमेंट हो रहा है। डन? क्लियर है? अब यहां पर देखिए एक बच गया आर, डी स्क्वायर पी स्क्वायर याद हो गया, डीड का नाम, डे एंड डेट, पार्टीज का डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस। डन? आर से देखो मैंने लिखा होगा रिसाइटल, ये देखिए ये आर से मैंने लिखा हुआ है रिसाइटल, लिखा हुआ ये सर। रिसाइटल का मतलब होता है मोटिव, याद रखिएगा। रिसाइटल का मतलब होता है मोटिव, कि इस डीड का मोटिव क्या है। अब एक चीज बताइए, अगर हम वैसे बात करें मोटिव की, सुनिएगा बड़े ध्यान से, जब हम मोटिव की बात करते हैं तो मोटिव ना नेचर से ही पता चल जाता है। दिस लीज डीड, इससे क्या पता चल रहा है, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं या लीज पे कर रहे हैं, लीज पे, हाँ या ना। दिस एलएलपी है, इससे क्या पता चल रहा है, एचयूएफ है नहीं, एलएलपी है, हाँ या ना। मतलब मोटिव जो है वो कई बार अलग से बताना भी पड़ता है, या कई बार ऐसा होता है कि जो मोटिव है वो ऑलरेडी ऊपर ही शो हो जाता है, डीड के नाम में ही शो हो जाता है कि हाँ हमारा मोटिव या हमारी इंटेंशन क्या है। यस और नो? जवाब दो। क्लियर है? जैसे मान लो गिफ्ट डीड की बात करते हैं, गिफ्ट, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उसमें लिखूंगा कि ये गिफ्ट डीड इस तारीख को इतने बजे यहां बनी, मैं डोनर हूं, मेरा बेटा डोनी है, दोनों पार्टीज का डिस्क्रिप्शन आ गया, है ना। दिल्ली में हमने डीड बनाई, फिर मैं नीचे लिखता हूं डोनर इज रिलेटेड टू डोनी एज फादर, मैं डोनर अपने बेटे को का रिलेटेड हूं एज फादर, और मैं ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन उसको इतने का गिफ्ट दे रहा हूं। तो ये रिसाइटल हो गया, माने मोटिव हो गया, हाँ या ना, कि हमने ये डीड क्यों बनाई है, क्योंकि भाई हमारा बाप बेटे का रिलेशन है और जो फादर है वो बेटे को अपना आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन गिफ्ट दे रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कभी, गिफ्ट ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, हाँ या ना, पढ़ा हम लोगों ने। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड में पढ़ा जाता है, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिसाइटल माने मोटिव ऑफ मेकिंग डीड, क्यों हम ये डीड या क्यों हम ये अग्रीमेंट बना रहे हैं। क्लियर है ये बात? जवाब दीजिए। समझ आ रही है कहानी? श्योर? इसमें कोई डाउट किसी को? नो डाउट? पक्का? अब देखिए यहां तक हमें समझ आ गया कि सर नॉन ऑपरेटिव पार्ट में क्या होता है। देखिए ऑपरेटिव पार्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ये बात हमें क्लियर है। और नॉन ऑपरेटिव पार्ट के अंदर क्या होता है, 5 चीजें, डी स्क्वायर पी स्क्वायर आर। डी स्क्वायर माने डीड का नाम, डे और डेट, इसके अलावा पार्टीज की डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस, एंड आर से रिसाइटल। रिसाइटल माने मोटिव ऑफ दी डीड। क्लियर है ये बात? डन? अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से बेटा, प्लीज ऑल ऑफ यू। जब आपने ये पहला फॉर्मूला लिख लिया नॉन ऑपरेटिव पार्ट, फिर आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी, इसके बाद लास्ट में आपको नहीं लगता कि डीड को दोनों पार्टनर्स या दोनों पार्टी साइन करेंगी, हाँ या ना? और जब साइन करते हैं तो साथ में गवाहों के भी साइन होते हैं, यस और नो? होते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खुद भी साइन करेंगे और साथ में विटनेसेस के भी साइन करवाएंगे। ये बात समझ आ रही है? बोलो। याद रखिएगा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल सेलर और बायर है, दो पार्टीज है, तो कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए, मिनिमम 2 विटनेस होते हैं। याद रखिएगा ये बात, दोनों पार्टीज की तरफ से कम एक गवाह होना चाहिए। क्लियर है ये बात? याद रहेगा? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जी फॉर्मल पार्ट में कह रहा है सिग्नेचर्स होते हैं एंड अटेस्टेशन होता है। ये 2 बातें समझ आई? सिग्नेचर्स किसके होते हैं? पार्टीज के। अटेस्टेशन माने विटनेस, गवाह लोग अटेस्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट? अटेस्टेशन मतलब गवाहों के साइन, दैट्स इट, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? पक्का? तो ये बात हमें समझ आ गई कि पार्टीज के भी सिग्नेचर होते हैं और गवाहों के भी सिग्नेचर होते हैं, जिसे हम अटेस्टेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, यहां पर मैंने लिखा स्केड्यूल और पार्सल, एक वर्ड दिया हुआ मैंने, स्केड्यूल और पार्सल।
याद रखिएगा ये स्केड्यूल और पार्सल हमेशा उस डीड में आता है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो। सुनिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना घर बेच रहा हूं, तो घर बेच रहा हूं तो मैं बार बार बोलूंगा मेरे घर में इतनी खिड़कियां, इतने दरवाजे, इतने कमरे, हाँ या ना। अब मैं बार बार कौन सा घर, बार बार एड्रेस लिखूं क्या? तो कहता है उसमें वर्ड डाल देते हैं स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी। हम हर जगह पे क्या लिखते हैं? स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी। देखो, द सेलर इज ट्रांसफरिंग ऑल हिज राइट्स इन स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी टू बायर। आफ्टर द ट्रांसफर देयर विल बी नो राइट ऑफ सेलर इन द स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी। बायर कैन यूज दिस स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी इन द मैनर ही वांट। तो बार बार वर्ड क्या आ रहा है? स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी, स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी, स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी, हाँ या ना। तो जो स्केड्यूल प्रॉपर्टी वर्ड है इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, ये हम सबसे लास्ट में दे देते हैं कि स्केड्यूल का मतलब है जो हमने अलग से, आपको याद है ना हर एक्ट में स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल एक्ट के बाद दिया जाता है, और जो जहां पर भी स्केड्यूल वर्ड आएगा इसका मतलब वो वाला स्केड्यूल आप रेफर करो, हाँ या ना। उसी तरीके से जहां पर भी स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टी वर्ड आएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी, जो नीचे डीड खत्म होने पे नीचे दी गई है। याद रखिएगा स्केड्यूल अग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता, इसलिए साइन होने के बाद आता है नीचे। याद रहेगा, स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी अग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता, इसलिए जब डीड खत्म हो जाती है, जब दोनों पार्टीज के साइन हो जाते हैं, गवाहों के साइन हो जाते हैं, उसके बाद आती है। याद रहेगी बात, क्लियर है। लेकिन एलएलपीए में इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, स्केड्यूल की जब हम बात करते हैं तो स्केड्यूल मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात समझ आ गई। ये हर डीड में नहीं आती, पार्टनरशिप डीड में कोई लेना देना नहीं है इसका, एलएलपीए में कोई लेना देना नहीं है, या मैं आपको पैसे गिफ्ट कर रहा हूं उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कहां आएगा, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या जिक्र हो रहा है, जैसे गिफ्ट ऑफ हाउस या मॉर्गेज ऑफ हाउस या लीज ऑफ हाउस। तो जहां पर भी आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी तरीके से, वहां पर ही आती है, राइट। तो हमारी डीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह बात समझ आ गई? जवाब दो यस। अब सुनिए ध्यान से ऑल ऑफ यू। सर हमें सिग्नेचर भी समझ आ गया, अटेस्टेशन भी समझ आ गया और स्केड्यूल भी समझ आ गया, लेकिन आपने यहां एक वर्ड लिखा है टेस्टिमोनियम। देखो लिखा हुआ है ये वाला वर्ड टेस्टिमोनियम, बड़ा भारी वर्ड है टेस्टिमोनियम। सर टेस्टिमोनियम का मतलब क्या होता है? सुनिएगा बेटा ध्यान से। टेस्टिमोनियम का मतलब होता है एक लाइन लिखी होती है जो स्टार्ट होती है इन विटनेस वेयर ऑफ से। किससे? इन विटनेस वेयर ऑफ। हर डीड में ये लाइन होती है, जहां पर भी ये लाइन आ गई तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेस्टिमोनियम। इसमें लिखा होता है कि गवाहों के सामने दोनों पार्टीज ने इस तारीख को अग्रीमेंट साइन किया है और ऊपर दी गई सारी शर्तों को माना है। क्या लिखा होता है? इस तारीख को गवाहों के सामने दोनों पार्टीज ने अग्रीमेंट को साइन किया है और ऊपर डिस्कस हुई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेंगे, या माना है या अग्री किया कि इसको वायलेट नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? ये लाइन देखो कैसे होती है, अगर आप ध्यान से देखिए। देखो मेरी बात को सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, सिर्फ अभी सुनना। देखिए साइज थोड़ा सा, यस बच्चे इधर देखिए, ये अग्रीमेंट है, ये पूरा जो अग्रीमेंट है इसमें देखो ये लाइन इन विटनेस वेयर ऑफ आ गई। ये लाइन किसी भी डीड में जब ये लाइन आ जाएगी तो यहां से आपको पहचान हो जाएगी कि फॉर्मल पार्ट शुरू हो गया। याद रहेगा, इससे ऊपर सारा का सारा कौन सा पार्ट होता है? ऑपरेटिव। तो ये यहां से जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फॉर्मल पार्ट। इसमें कोई डाउट? अब देखो फॉर्मल पार्ट में मैंने कहा चार चीजें होती है, टेस्टिमोनियम, सिग्नेचर, अटेस्टेशन एंड पार्सल या स्केड्यूल बोलते हैं। सुनिए ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिमोनियम। ठीक है, डन। पार्टी 1 के साइन, पार्टी 2 के साइन, ये हो गए सिग्नेचर्स और ये हो गया अटेस्टेशन। आ गई वही वाली बात। और स्केड्यूल या पार्सल तभी होगा जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र है, इसमें है नहीं, तो इसलिए यहां पर स्केड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं आएगा। हाँ या ना? क्लियर है सबको? याद रहेगी बात? अब सुनिए इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का इन विटनेस वेयर ऑफ। याद रखिएगा जब आप डीड बनाते हो इन विटनेस वेयर ऑफ, ये वाले जो वर्ड्स है ये कैपिटल में आएंगे, कैपिटल लेटर में। इन विटनेस वेयर ऑफ कैपिटल लेटर में आएगा, इसके बाद सारा स्मॉल लेटर में आएगा। देखो ऐसे दिया हुआ है, देखो इन विटनेस यहां पूरा दिया हुआ है इन्होंने,
इन्होंने पूरा कैपिटल में दिया हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ना लिखो तो ठीक है। मेनली जो होता है ना, वो ये पहले 3 वर्ड्स कैप्स में होते हैं, ये वाले। इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज टू द अग्रीमेंट हैज साइंड द डीड ऑन रिस्पेक्टिव डेट, या इन विटनेस वेयर ऑफ द डीड हैज बीन साइंड बाय द पार्टीज ऑन सो एंड सो डेट एंड सो एंड सो टाइम। याद रहेगा, इन विटनेस वेयर ऑफ मतलब नीचे दिए गए गवाहों के सामने पार्टीज ने ऊपर दी हुई डेट पे और प्लेस पे साइन किया है, क्योंकि ऊपर दी थी ना डेट और प्लेस, कहां पे? नॉन ऑपरेटिव पार्ट में, हाँ या ना? देखो क्या कह रहा है, इन विटनेस वेयर ऑफ। अगर आपके मॉड्यूल में सारा कैप्स में दिया तो आप सारा कैप्स में लिखो, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ इन विटनेस वेयर ऑफ कैप्स में होना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो एक चीज समझो, डीड एक सबूत है, एविडेंस है, हाँ या ना? अब ऐसा थोड़ी आपने कैप्स में लिख दिया सारा तो जज बोलेगा मैं इसे इनवैलिड कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, एक जनरल फॉर्मेट होता है, इन विटनेस वेयर ऑफ कैप्स में लिखा जाता है। डन। आपके में पूरा कैप्स में लिखा, पूरा लिखोगे। देखो क्या कह रहा है, इन विटनेस वेयर ऑफ दिस डीड इज साइंड बाय द पार्टीज हेयर टू द डे मंथ एंड ईयर फर्स्ट अबव रिटर्न। अब कई लोग फर्स्ट अबव रिटर्न लिख देते हैं, कई लोग मेंशन्ड अबव लिख देते हैं, कई लोग अबव मेंशन्ड लिख देते हैं, जैसे मर्जी लिखो, है या ना? क्लियर है? अब सुनो मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं। आप एक बात बताओ, ये लीज डीड, ये कौन सी डीड है? LLPA है। अब मेरी बात को सुनिएगा बेटा, जो मैं बोल रहा हूं, प्लीज इधर ऑल ऑफ यू। अगर ये LLPA है, यहां से लेके यहां तक पढ़ो फॉर्मल पार्ट को, ये पूरा फॉर्मल पार्ट है ना। ईमानदारी से पढ़ के बताओ, लग रहा है कहीं से कि ये LLPA है? पढ़ के बताओ। देखो, इन विटनेस वेयर ऑफ पार्टीज हैव साइंड द एग्रीमेंट ऑन द अबव डेट एंड टाइम एंड प्लेस मेंशन्ड, नीचे पार्टीज के साइन और नीचे गवाहों के साइन। इसलिए गिफ्ट डीड में भी यही होगा, सेल डीड में भी यही होगा, पार्टनरशिप डीड में भी यही होगा, हाँ या ना? तो फॉर्मल पार्ट तो हर एक के अंदर सेम रहेगा। इसका मतलब ये कि ये फॉर्मल पार्ट आपको याद करना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं याद। इसमें एक चीज गलत दे रखी है, मैं आपको बता देता हूं। लेफ्ट साइड पे चारों साइन दिए, जनरली ऐसा नहीं होता। राइट साइड पे पार्टीज के साइन होते हैं और लेफ्ट साइड पे विटनेसेस के साइन होते हैं। आई रिपीट, पार्टीज के साइन क्या होते हैं? पार्टी 1, पार्टी 2, इसके सामने होता है विटनेस 1, विटनेस 2। मतलब मेरे हिसाब से पार्टीज के साइन राइट साइड पे आने चाहिए। क्लियर है ये बात? याद रहेगी कहानी सबको? पहले बताओ, फॉर्मल पार्ट जो थर्ड वाला होता है, इसमें कोई डाउट? नो डाउट? पक्का? चले आगे, याद रहेगा इतना? अब देखिए, याद हो गया? इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज टू द अग्रीमेंट हैज साइंड द अबव द कॉन्ट्रैक्ट ऑन सो एंड सो डेट, या डीड ऑन सो एंड सो डेट, या अग्रीमेंट ऑन सो एंड सो डेट, टाइम, प्लेस एज पर द टर्म्स मेंशन्ड अबव, या अबव मेंशन्ड, या जो भी लिख लो। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, तो अगर हमसे अब कोई पूछे कि डीड का फॉर्मल पार्ट क्या होता है, याद हो गया? फॉर्मल पार्ट कहां से शुरू हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? जहां पर भी इन विटनेस वेयर ऑफ की लाइन आ जाएगी, वहां से फॉर्मल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना? यार मेरा रोज का काम है अग्रीमेंट्स बनाना। अप्रोक्सीमेटली मेरे ऑफिस के अंदर हर महीने में 15 से 20 अग्रीमेंट बनते ही होंगे, कोई ना कोई अग्रीमेंट बनता रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ यार, सब कुछ छोड़ो, अमित वोरा क्लासेस ने प्रीमाइज मान लो रेंट पे लिया हुआ, तो भाई लीज डीड भी तो साइन हुई होगी। हमने अपना घर MTNL को ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दिया हुआ है, तो भी लीज डीड साइन हुई होगी, हाँ या ना? मेरे फादर के पास 8 प्रॉपर्टीज है जो उन्होंने किराए पे दी हुई है, तो वो 8 प्रॉपर्टीज से जो किराया आता है, तो लीज डीड तो साइन हुई होगी ना सबसे, हाँ या ना? आप में से बहुत सारे लोगों के फादर होंगे या पेरेंट्स होंगे जो प्रॉपर्टी सेल परचेज करते रहते होंगे, बार बार प्रॉपर्टी ली, प्रॉफिट में बेच दी, तो क्या वो सेल डीड वगैरह साइन नहीं करते? तो ये बड़ा रूटीन वर्क है हमारा, हाँ या ना? एक आम आदमी को भी कई बार डीड बनानी पड़ती है, यस और नो? अब देखो क्या कह रहा है, अब पूरी बात समझिएगा। सर ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो डीड है उसका नॉन ऑपरेटिव पार्ट चल रहा है? देखिएगा इधर, सर ये नॉन ऑपरेटिव पार्ट है, हमें कैसे पता चलेगा? सुनिएगा बेटा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, याद क्या रखना है? d² p² r, ये चीज क्लियर है? देखो, दिस अग्रीमेंट ऑफ LLP, एक डी आ गया, नेचर ऑफ डीड, आया ना? आ गया? यही अगर सेल डीड होती तो दिस डीड ऑफ सेल, यही अगर मॉर्गेज एग्रीमेंट होता, मॉर्गेज डीड होती दिस डीड ऑफ मॉर्गेज, हाँ या ना? सिंपल है। पार्टनरशिप डीड होती दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप, सिंपल है। इज मेड एट न्यू दिल्ली, ये आ गई प्लेस, हाँ या ना? दिस 7th day of March, आज क्या डेट है?
26 डे ऑफ मार्च 2019। क्लियर है ये बात? जवाब दो। 26 डे ऑफ मार्च 2019। अब आप सुनिए, ये डे और डेट आ गया, डी आ गया, ये दूसरा वाला डी आ गया और ये पी आ गया। क्लियर है ये बात? क्या रह गया? एक पी रह गया पार्टीज का डिस्क्रिप्शन और एक आर रह गया रिसाइटर। हाँ या ना? जवाब दो। एम आई क्लियर? अब देखिए, डैश सन ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश। क्लियर है जी ये बात? देखिए, डैश सन ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश रिजाइडिंग एट, ये गलत लिखा हुआ है भाई। रेजिडेंट ऑफ डैश रिजाइडिंग एट कहां से आ गया? ऐसे हो सकता रहा। अमित वोरा, एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी कोई डीड जब बनाई जाती है तो याद रखिएगा वो थर्ड पर्सन में बनती है, मतलब आई एंड यू पे नहीं बनती, ही और शी पे बनती है। इंग्लिश में पता है ना, फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है? हाँ या ना? यस और नो? मैं सब कुछ आई में बोल रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन, यू में बोल रहा हूं सेकंड पर्सन, मैं ही और शी करके बात कर रहा हूं तो थर्ड पर्सन। क्लियर है ना ये बात? अमित वोरा सन ऑफ श्री राकेश वोरा, यहां पर आ जाएगा एज्ड सो एंड सो। ठीक है जी? मैं, बाप का नाम, मेरी उम्र, मेरी एज। क्लियर है ये बात? रिजाइडिंग एट, फिर यहां पर आ जाएगा मेरा एड्रेस। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डाटा अपने आप भरना नहीं है, आपको ब्लैंक ही छोड़ना है। डैश सन ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश एज डैश सो एंड सो। क्लियर है ये बात? अब देखिए, इधर देखिएगा आगे, विच एक्सप्रेशन शेल। अब ये लैंग्वेज आपको इधर देखिएगा बेटा, ये वाली जो लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज, ये आपको एज इट इज याद करनी है। ये लैंग्वेज, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करना है। याद रखिएगा ये बात, वर्ड टू वर्ड लर्न करना है। इसमें एक भी वर्ड इधर उधर नहीं करोगे आप। देखो कह रहा है, अमित वोरा सन ऑफ श्री राकेश वोरा एज 33 रिजाइडिंग एट so and so place, which expression shall unless it be repugnant to the subject, repugnant मतलब उसके अगेंस्ट है, or context thereof include their legal heir। कहता मतलब अमित वोरा के अंदर इसके लीगल हेयर भी आ रहे हैं, इसके सक्सेसर्स भी आ रहे हैं। हाँ या ना? मेरी डेथ हो जाती है, मेरा जो सक्सेसर आ जाएगा। नॉमिनीज एंड परमिटेड असाइनीज एंड हेयर इन आफ्टर कॉल्ड द फर्स्ट पार्टी। अब आप सुनिए, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी फर्स्ट पार्टी, ये जो फर्स्ट पार्टी है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, और ऐसे नीचे सेकेंड पार्टी आ रहा है, वो भी ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। क्लियर है ये बात? फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी, चार पार्टनर्स है तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी। क्लियर है? याद रहेगा पक्का? अच्छा सुनो, इधर यहां पर ऐसा भी, अगर ये सेल होती तो यहां आता हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी सेलर, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी बायर, या हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी वेंडर, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी वेंडी। समझ आ रही है ये बात? हाँ या ना? मॉर्गेज होता मॉर्गेजर मॉर्गेजी, लीज होता लेसर लेसी। ये बात समझ आ रही है? यस और नो? क्लियर है? हम ऐसा भी लिख सकते थे, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी, ऐसा भी लिख सकते थे, पार्टनर 1 पार्टनर 2, कुछ भी लिख सकते थे। हाँ या ना? क्लियर है ये बात? याद रहेगा? अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए आपने, असाइन, देखो लीगल हेयर सक्सेसर नॉमिनी, ये तीनों के तीनों आते हैं जब हम मर जाते हैं। हाँ या ना? हमारी डेथ हो गई, हम मर गए, हम पागल हो गए, तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं। हाँ या ना? ये तीनों जो टर्म्स है, लीगल हेयर सक्सेसर नॉमिनी, ये किसके लिए सब्स्टिट्यूट है? ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। हाँ या ना? मतलब पता चल रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मेरी डेथ हो गई, पागल हो गया वगैरह वगैरह। हाँ या ना? लेकिन असाइनी, असाइनी का मतलब क्या है? असाइनी का मतलब है कि मैं पागल वागल नहीं हुआ, मैंने अपना शेयर किसी और को बेच दिया। क्या पॉसिबल नहीं है कि ए और बी ने एलएलपी शुरू करी, बाद में ए चला गया लंदन और उसने अपना शेयर सी को बेच दिया? हाँ या ना? तो वहां पर वो उसका लीगल ईयर होगा या असाइनी होगा? असाइनी। तो असाइनी वर्ड जो है ये ट्रांसफर या असाइनमेंट के कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। समझ आ रही है ये बात? यस और नो? जवाब दो। एम आई क्लियर विद दिस? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अब हम बात करें तो यहां पे देखो आर के अलावा, रिसाइटल के अलावा बाकी चारों चीजें आ गई। डीड का नाम आ गया। क्लियर है? शुरू ही ऐसे होता है, दिस डीड ऑफ सो एंड सो। एक चीज और याद रखिएगा, इधर दिस अग्रीमेंट ऑफ एलएलपी, याद रखिएगा ये वर्ड भी कैप्स में आना चाहिए। दिस अग्रीमेंट ऑफ एलएलपी, ये जो अग्रीमेंट ऑफ है ये भी कैप्स में होना चाहिए।
क्लियर है ये बात? या ऐसे भी लिख सकते थे दिस अग्रीमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? दिस डीड ऑफ सेल, ये 4 वर्ड जो है ये हमेशा कैप्स में ही आते हैं, यहां लिखा नहीं हुआ पर ये कैप्स में आते हैं। क्लियर है ये बात? जवाब दीजिए। चले आगे। बिटवीन हमेशा कैप्स में आता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो इन्वर्टेड कॉमास में आता है, हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी लेसर लेसी या पार्टनर 1 पार्टनर 2, वो भी हमेशा कैप्स में आता है। यहां लिखा फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, ये भी हमेशा कैप्स में आएगा। याद रहेगी बात, कैपिटल लेटर्स में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये भी कैपिटल लेटर्स में आएगा, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, ये कैपिटल लेटर्स में आएगा। डन। बिटवीन वर्ड भी कैपिटल लेटर्स में आएगा। दिस अग्रीमेंट ऑफ लीज या दिस अग्रीमेंट ऑफ एलएलपी, ये भी कैपिटल लेटर्स में आएगा। डन। और नीचे जो हमने पढ़ा था इन विटनेस वेयर ऑफ, वो भी कैपिटल लेटर में आएगा। चले आगे, जवाब दो। अब देखिए, अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, दैट दे बोथ शेल बिकम, ये भी कैप्स में दिया हुआ है। मेरी बात को सिंपली समझना, पार्टीज का डिस्क्रिप्शन होने के बाद जो भी नेक्स्ट पैराग्राफ होता है वो रिसाइटल होता है, ये चीज याद रखिएगा। पार्टीज का डिस्क्रिप्शन खत्म होने के बाद जो भी नेक्स्ट पैराग्राफ होता है वो क्या होता है, रिसाइटल। और रिसाइटल में मैंने अभी आपको बताया क्या छुपा होता है, मोटिव। हाँ या ना? देखते हैं क्या इसमें मोटिव भी छुपा हुआ है। देखिए, दैट दे बोथ शेल बिकम पार्टनर्स हु शेल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द LLP to carry on the partnership business as LLP registered under LLP Act 2008 with a view to share, गलत लिखा ना, टाइपोग्राफिकल एरर है ना मॉड्यूल में, with a view to share the profits or losses on the following terms। अब ये जैसी फॉलोइंग टर्म्स वाली बात आ गई तो नीचे सारा का सारा क्या बन जाएगा, ऑपरेटिव पार्ट। हाँ या ना? जवाब दो। सर जैसी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिव पार्ट। मतलब यहां से नीचे तक सारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव पार्ट। यस और नो? मैंने आपको बताया था ना कि ऑपरेटिव पार्ट में क्या आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये देखिए मैंने यहां लिखा था ऑपरेटिव पार्ट में क्या आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसे कह रहा फॉलोइंग टर्म्स, मतलब उसके बाद से क्या शुरू हो जाएगा, ऑपरेटिव पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, सुनिए इधर देखिएगा बेटा मेरी बात को। क्या ये वाले पैराग्राफ में आपको पता चल रहा है कि मोटिव क्या है ये डीड बनाने का? सोच के देखो कि भाई दैट दे बोथ, कौन बोथ, पार्टी 1 एंड पार्टी 2। हाँ या ना? दे बोथ शेल बिकम पार्टनर्स हु शेल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्योंकि हमें पता है एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए होते हैं। हाँ या ना? जवाब दो। और इनकॉर्पोरेशन एंड टू कैरी ऑन द बिजनेस। अब देखो कौन सा बिजनेस कैरी करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस कितना होगा, कितने सालों तक कैरी करेंगे, हमारी फर्म का नाम क्या होगा, वो सब यहां नहीं आएगा क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस में आएगा। यस और नो? जवाब दीजिए प्लीज। तो क्या अगर अभी हम देखें इधर, अगर अभी हम मैं ये बोलना चाहूं, इधर देखिए, अगर मैं अभी इस पेज की बात करूं, क्या इस पेज में जो कुछ भी लिखा है देखो आपको क्लियर हो गया सारा का सारा? मैंने क्या बताया, कोई भी डीड या एग्रीमेंट बनाने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब सबसे पहले जो मैंने लिखा है, जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिव पार्ट। उसके बाद जो आता है वो ऑपरेटिव, नीचे आता है फॉर्मल। नॉन ऑपरेटिव पार्ट में 5 चीजें कौन कौन सी होती है, D2 P2 R। डीड का नाम होता है, डे एंड डेट होती है, उसके अलावा प्लेस होता है, पार्टीज का डिस्क्रिप्शन होता है, और रिसाइटल माने मोटिव ऑफ डीड। है या ना? व्हाट इज द मोटिव ऑफ डीड, ये बात समझ आ गई। और फॉर्मल पार्ट के अंदर क्या होता है, 4 चीजें होती है। जनरली स्केड्यूल जो है वो नहीं आता, जब वो सिर्फ कब आता है स्केड्यूल, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अदरवाइज 3 चीजें आती है, टेस्टिमोनियम, सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन। सिग्नेचर पार्टीज के, अटेस्टेशन बाय विटनेसेस। एंड टेस्टिमोनियम में क्या लिखा होता है, इन विटनेस वेयर ऑफ कैप्स में होता है, बाकी मर्जी है कैप्स में लिखना ना लिखो, कि पार्टीज ने ऊपर दी गई डेट को, ऊपर दी गई डेट और टाइम पे या डेट और डे पे, प्लेस पे, ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्रीमेंट साइन किया है। हाँ या ना? पार्टीज ने गवाहों के सामने इस तारीख को ये एग्रीमेंट साइन किया था। इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। और द पार्टीज, ऐसे भी होता है, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैव पुट देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड अबव। क्लियर है ये बात? डन। और बीच वाला पार्ट क्या होता है, ऑपरेटिव पार्ट, जो मैंने अभी तक इसके अंदर नहीं बताया। इसमें कोई डाउट? नो डाउट? प्लीज एक बार अभी इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी? क्लियर है सबको? याद करो।
डन यहां तक? तो यहां तक हम लोगों को पूरी बात क्लियर हो गई कि सर डीड में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव पार्ट होता है, फिर ऑपरेटिव और फिर फॉर्मल पार्ट होता है। ऑपरेटिव पार्ट हर डीड का अलग होता है, ये बात हमें क्लियर है, राइट? सर जब हम बात करते हैं हमारे LLPA की, ये LLPA का ऑपरेटिव पार्ट है, देखो जो मैंने यहां दे रखा है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन पे ऑपरेटिव पार्ट दे रखा है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन के ड्राफ्ट LLPA इसके चांसेस कम है आने के। इससे ज्यादा चांसेस क्या है? लिस्ट आउट द कंटेंट्स या स्टेट द कंटेंट्स टू बी केप्ट इन माइंड या स्टेट द कंटेंट्स टू बी मेंशन्ड इन LLPA। समझ आ रही है? या स्टेट द कंटेंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग LLPA। तो मुझे ऐसा लगता है कंटेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। खैर कंटेंट्स के नाम जब तक याद नहीं करोगे डीड तो वैसे भी नहीं बना पाओगे। आप कोई भी डीड बनाओगे, अगर आपके पेपर में LLPA आता है तो इतना तो आपको समझ आ गया कि आपको नॉन ऑपरेटिव पार्ट में क्या लिखना और फॉर्मल पार्ट में क्या लिखना। अब ये सारा ऑपरेटिव पार्ट है, क्योंकि आप सोच के देखो ऑपरेटिव पार्ट में ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, यस और नो। तो क्या सारी की सारी बातें इसी में लिखी होंगी? कोई नया पार्टनर आएगा तो कैसे आएगा, कोई पुराना पार्टनर रिटायर होगा तो कैसे होगा, किसी की डेथ हो गई तो उस केस में क्या होगा, हाँ या ना? इतना तो आपको पता ही है कि पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से रिलेटेड चीजें होती है। इसके अलावा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर भी होता है कि अगर कोई पार्टनर को निकालना है तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इसके अलावा सारी बेसिक चीजें भी होंगी। बेसिक चीजें मतलब उसके अंदर सारी बातें होंगी कि कौन पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है, क्या कोई स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्या किसी पार्टनर को अलग से रेम्युनरेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। होता है ना, कुछ पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, यस और नो, हाँ या ना? अच्छा, जो पार्टनर है LLP में, हो सकता है वो LLP में पार्टनर होने के साथ साथ और भी काम करता हो, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है वो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, मतलब फुल टाइम पर्सन होता है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो पूरा काम वही करेगा, वो और कुछ पूरा ध्यान वही देगा, और कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा वो देखना पड़ेगा, यस और नो? समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि DP और कोई काम नहीं कर सकता। यार मैं कई साल LLP में DP भी रहा हूं और उसके अलावा कंपनीज में पार्ट टाइम डायरेक्टर भी रहा हूं। मैं खुद अमित वोरा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई हैव बीन अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन LLP एंड अ पार्ट टाइम डायरेक्टर इन कंपनी। ये बात समझ आ रही है? लेकिन हाँ, मैं कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हूं और LLP में DP हूं तो डाउट हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि DP मतलब होल टाइम पर्सन। समझ आ रही है ये बात, हाँ या ना? मतलब अगर आप DP हो तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन वो अदर कैपेसिटी जो होगी वो पार्ट टाइम होगी, यस और नो? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए ध्यान से, पहले इसको देखते हैं एक बार। देखिए बच्चे इधर देखिएगा, मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, देखिए इसको। पहला डेफिनेशन एंड बेसिक्स। देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट आया हमारा डेफिनेशन एंड बेसिक क्लॉजेस, राइट? सेकंड आया एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। थर्ड आया राइट्स ऑफ पार्टनर्स। फोर्थ आया ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। फिफ्थ आया ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड सिक्स्थ आया सेसेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप कैसे या पार्टनर्स को कैसे निकाला जाएगा, सीज कैसे किया जाएगा, यस और नो? देखिए ध्यान से, 6 हेडिंग्स हुई। डेफिनेशंस एंड एडमिशन बेसिक हो गया, इसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज हो गया, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ DP एंड सेसेशन ऑफ पार्टनर्स हो गया, राइट? एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए इधर सबसे पहले ना हम आते हैं सेसेशन वाले पार्ट पे। इधर देखिए, इस पार्ट पे आते हैं, सेसेशन वाले पार्ट पे, लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। देखिए इधर सेसेशन ऑफ पार्टनर लिखा हुआ है, इसमें 2 बातें लिखी हुई है। अगर कोई पार्टनर अपनी मर्जी से फर्म को छोड़ के जाना चाहता है तो वो कितने दिन पहले नोटिस देगा, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज बोलेगा मैं कल से नहीं आ रहा, यस और नो? अगर कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जाना चाहता है तो उसको कितने दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, क्लियर है? और अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, गलत काम कर रहा है और फर्म उसे निकालना चाहती है तो याद रखिएगा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इज वैलिड, लेकिन उसके लिए 2 शर्तें होती है। पहली बात, एक्सपल्शन के बारे में डीड में लिखा होना चाहिए या अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, मेजॉरिटी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, एक्सपल्शन बाय मेजॉरिटी पार्टनर्स, यस और नो? तो क्या अगर मेरे से कोई पूछे सेसेशन ऑफ पार्टनर्स में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से? एक हो गया नोटिस पीरियड का, जब आप अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो, और दूसरा हो गया
एक्सपल्शन का जब आप गलत काम कर रहे हो तो पार्टनर्स आपको निकाल रहे हैं। कितने पार्टनर्स निकालेंगे? कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स, आधे से ज्यादा पार्टनर्स की कंसेंट। यस और नो? एनी डाउट इन दिस? जवाब दो। क्लियर है? पक्का? देखो अगर हम अपनी डीड की बात करते हैं, देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट आवर डीड, ये हमारी डीड है। देखिए बेटा, क्या इसके अंदर सेसेशन में देखो यही दो बातें लिखी हुई है। देखो, पार्टनर मे सीज टू बी पार्टनर ऑफ द एलएलपी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन डैश डेज टू अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन। यस और नो? जवाब दो। क्लियर है कि रिजाइन करने की इंटेंशन से, जब वो रिजाइन करना चाह रहा है उसको इतने दिन पहले अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी। डन। नीचे क्या कह रहा है? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कैन एक्सपेल एनी पार्टनर in this situation where he has found guilty of carrying out business activity with fraudulent purpose। आया ना? जवाब दो। या अगर कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस में आया, तो हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है और हमने लिखा हुआ है कि अलग से कोई पार्टनर गारमेंट का बिजनेस नहीं करेगा, फिर भी वो अलग से कर रहा है गारमेंट का बिजनेस, तो गलत है ना? मतलब ये कि फर्म में भी पार्टनर है और फर्म से कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी है, तो भी हम उसे निकाल देंगे। यस और नो? जवाब दो। तो कहते हैं ये लास्ट जब हम डीड बना रहे हैं तो सबसे जो हमारा ऑपरेटिव पार्ट है उसमें लास्ट पॉइंट कौन सा हो गया कि कब कब आपकी पार्टनरशिप को सीज किया जाएगा। पहली बात, आप खुद छोड़ के जा रहे हो, कितने दिन पहले छोड़ के जाओगे। दूसरी चीज, आप खुद छोड़ के नहीं जा रहे हो, हम निकाल रहे हैं, तो हम आपको किस सूरत में, किस कंडीशन में निकालेंगे और उसके लिए कितने % पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। क्लियर है? जवाब दो। डन। अब देखिए, अब ये वाली, इसका मतलब हमें सेसेशन ऑफ पार्टनर्स तो समझ आ गया। अब देखिए इधर, इससे पहले क्या कहता है? इससे पहले कहता है व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ डीपी। इधर दिखेगा बेटा, व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ डीपी। यार आप एक चीज बताओ, क्या आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में एक चीज पढ़ी थी कि कुछ भी देखो एक चीज समझो, मैनेजमेंट इनके हाथ में होती है, हाँ या ना? तो सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। यस और नो? कुछ याद आ रहा है? ड्यूटीज ऑफ डीपी में इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं हुई या स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर्म 8 में जाती है, या अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुई तो कौन लाइबल होंगे? पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पढ़ा था हम लोगों ने। देखो यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है पहली बात, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होल टाइम काम करेंगे, एसेट्स को प्रोटेक्ट करना उनका काम है, एलएलपी एक्ट हम कंप्लाई कर रहे हैं ये देखना भी उनका काम है, एलएलपीए को एडहेयर कर रहे हैं, एडहेयर माने फॉलो, एलएलपीए को फॉलो कर रहे हैं, ये भी इनका काम है। ये पहले चार बातें तो बड़ी सिंपल है। होल टाइम काम करेंगे, दूसरी बात एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तीसरी बात एक्ट को भी कंप्लाई कर रहे हैं और एलएलपीए को भी कंप्लाई कर रहे हैं। पांचवी चीज कहता है अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को पता चली है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा इधर। मान लो हमने एलएलपी बनाई, हमने जिस नाम से एलएलपी बनाई, आरओसी के चिट्ठी आ गया, नाम बदलो, आरओसी की चिट्ठी आ गई, नाम बदलो। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको नहीं लगता बाकी सारे पार्टनर्स को बताना पड़ेगा कि आरओसी से चिट्ठी आई है? यस और नो? तो कहने का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें लगता है रेलेवेंट है, कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन आई है और रेलेवेंट है, पार्टनर्स को पता होनी चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। यस और नो? हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? ड्यूटीज ऑफ डीपी। तो लास्ट पैराग्राफ क्या हो गया हमारा? सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले क्या हो गया? ड्यूटीज ऑफ डीपी। इससे पहले क्या हो जाएगा? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। बेसिक चीजें, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। इधर देखो मैंने लिखा है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। बेटा इधर देखिएगा, ये जो राइट्स ऑफ पार्टनर लिखा है, क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही है? देखो सर, प्रॉपर्टी में सारे पार्टनर्स का इक्वल राइट है, हाँ या ना? लेकिन कब राइट होगा? जब वाइंड अप हो रहा होगा। जब तक वाइंड अप नहीं हो रहा तब तक थोड़ी राइट है, हाँ या ना? और मान लो दो पार्टनर्स है, इस डीड में लिखा दो पार्टनर्स है, दोनों ने आधा आधा पैसा लगाया, तो प्रॉपर्टी में भी दोनों का हाफ राइट होगा। यस और नो? हाँ या ना? पक्का? अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कोई भी कर सकता है? जवाब दो। कोई भी पार्टनर्स अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकता है अपना अलग से, लेकिन वो बिजनेस जो है वो फर्म से कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल है। रिटायर कैसे होगा? और रिटायर होगा, अब दो बातें होंगी। देखो, जब मैं रिटायर हो रहा हूं तो सेटलमेंट कैसे होगी मेरी? जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे मेरा हिस्सा दोगे नहीं दोगे? तो मुझे मेरा हिस्सा कितने दिनों में वापस दोगे? नहीं दे पाते हो, लेट होती है पेमेंट करने में, तो रिटायर्ड पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे फॉर डिले इन सेटलमेंट? यस और नो?
अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या मेरे लीगल हेयर को एडमिशन मिल जाएगा? और अगर मेरा लीगल हेयर नहीं आना चाहता, मेरा बेटा अब्रॉड रहता है, मेरी डेथ हो गई, अब वो नहीं आना चाहता एलएलपी में, तो उसको सेटलमेंट करोगे? दो ही बातें होंगी ना, या तो मेरे ही जगह उसको एडमिट कर लोगे, या वो एडमिशन नहीं लेना चाहता तो मेरा हिस्सा उसे देके बाहर कर दोगे। यस और नो? तो लीगल, अगर मेरी डेथ हो गई है तो मेरे लीगल हेयर को एडमिट कैसे करोगे? और अगर एडमिशन वो नहीं लेना चाहता तो उसे सेटल कैसे करेंगे? यस और नो? जवाब दो। क्लियर है? ये मेरा राइट है। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखो, मेरी बात को सुनिएगा, ऊपर वाली जो 3 चीजें हैं वो है जब मैं आपका पार्टनर हूं, नीचे वाली 2 चीजें जब मैं पार्टनर नहीं हूं। जब मैं पार्टनर हूं तो मेरा प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है, मेरा अकाउंट देखने का भी राइट है, मैं और बिजनेस भी कर सकता हूं जो कंपीटिंग ना हो। लेकिन जब मैं रिटायर हो गया हूं या मेरी डेथ हो गई है तो उसके बाद आप मेरे अकाउंट्स को कैसे सेटल डाउन करोगे? इसमें कोई डाउट? सिंपल है, हाँ या ना? डन। अब आप देखिए, अब यहां पर कहता है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सर पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज है? पहले मेरी बात को सुनिएगा बेटा। व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स? देखिए इधर देखिए, आपको नहीं लगता ये 4 पॉइंट जो है ये मजाक है? गुड फेथ में काम करेगा, जो भी मुनाफा आएगा सारा का सारा फर्म को देगा, फर्म को सारे बेनिफिट सबमिट करेगा, सारे अकाउंट सबमिट करेगा, सारे बेनिफिट सबमिट करेगा। कोई भी फ्रॉड किया अगर तो उन फ्रॉड के लिए वो पर्सनली लाइबल माना जाएगा। यस और नो? अच्छा इतना तो आपको पता है ना कि अगर हमारी एलएलपी ने या कभी भी कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को अपॉइंट करता है तो एक लिमिट बताता है कि इस लिमिट तक आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, है या ना? उस लिमिट से ज्यादा का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और प्रॉफिट हुआ तो किसका होता है? प्रिंसिपल का। प्रॉफिट किया और लॉस हुआ तो एजेंट का होता है, वो भी पूरा का पूरा लॉस। अगर मैंने आपको बोल रखा है आप 1 लाख तक का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपने 1,05,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रॉफिट हुआ तो वो फर्म का है, एलएलपी का है, लॉस हुआ तो पूरा 1,05,000 का लॉस पार्टनर का है। फर्म 1 लाख का लॉस बियर नहीं करेगी, पता ना ये बात? जैसे कोई एजेंट अपनी लिमिट को क्रॉस करता है, लिमिट को क्रॉस करते ही सारी की सारी लायबिलिटी उसकी हो जाती है, प्रॉफिट फर्म का हो जाता है और लायबिलिटी पार्टनर की हो जाती है। यस और नो? जवाब दो। आगे कह रहा है ट्रांसफर और असाइन करेगा। अगर मैं अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूं, सुनिए ABCD 4 पार्टनर्स है, सुनिएगा ABCD 4 पार्टनर्स है। डी अपना शेयर जो है वो E को बेचना चाह रहा है। क्लियर है? ABCD 4 पार्टनर्स है, डी अपना शेयर किसको बेचना चाह रहा है? E को। अब जरूरी है कि ABC की E के साथ भी बने, हो सकता है ABC की D के साथ बनती थी, E के साथ ना बने। यस और नो? जवाब दो। तो D जब अपना शेयर E को दे रहा है तो उसको ABC की कंसेंट लेनी पड़ेगी। यस और नो? हाँ या ना? एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? तो कहता है अगर आप अपना शेयर जीते जी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑल पार्टनर्स की। यस और नो? और आगे कह रहा है नो एक्ट्स आउटसाइड इंप्लाइड अथॉरिटी। ये इंप्लाइड अथॉरिटी वर्ड आपने पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है कभी, कि कुछ चीजें होती है जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंडर होती है, कुछ इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्म ने किसी की फर्म पे केस करना है तो आप अपने आप कर दोगे या पार्टनर से पूछोगे? समझ आ रही है ये बात? क्लियर है? हम पे किसी ने केस किया हुआ है तो आप लाइबिलिटी, हम पे किसी ने केस किया हुआ है तो कोर्ट में जाके आप मान लोगे हमारी गलती है या पार्टनर से पूछोगे? मानने से पहले पार्टनर से पूछोगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी बेच सकते हो फर्म की? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। तो ये सब क्या है? एक्ट्स आउटसाइड इंप्लाइड अथॉरिटी, हाँ या ना? लेकिन देयर आर सर्टेन एक्ट्स व्हिच आर अंडर इंप्लाइड अथॉरिटी। हम 2 पार्टनर्स हैं, दोनों एक दुकान पे बैठते हैं। अब मेरी दुकान पे कोई ग्राहक, कोई कस्टमर माल खरीदने आया, क्या मैं दूसरे पार्टनर को फोन करके पूछूं बेचूं के ना बेचूं? मैंने माल मंगाया उधार पे, क्या पूछूं बेचूं के उधार लूं के ना लूं? नहीं। मैंने फर्म के बेनिफिट के लिए बोरो किया तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब देयर आर सर्टेन राइट्स, देयर आर सर्टेन पावर्स जो इंप्लाइड नेचर की होती है, देयर आर सर्टेन पावर्स जिसके लिए आपको दूसरे पार्टनर से पूछना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नो एक्ट्स आउटसाइड इंप्लाइड अथॉरिटी। क्लियर है? याद रहेगा? इसके अंदर हमारी पूरी डीड में लिस्ट दे रखी है कि ये काम करने के लिए हमें पूछने की जरूरत नहीं है, इन कामों के लिए हमें पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक ही लाइन लिख दी कि वी हैव टू ऑब्जर्व द इंप्लाइड अथॉरिटी लिमिट। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर हो। यस और नो? एग्जाम्पल समझ आ गए ना? किसी फर्म पे केस करना है, ये इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर है। अच्छा, हमारी एलएलपी किसी और एलएलपी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्या आप फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो बिना बाकियों से पूछे? पूछना पड़ेगा। यस और नो? केस कर रहे हो, पूछना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, फर्म की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बिना पूछे थोड़ी बेच दोगे, हाँ या ना?
तो ये सारे एक्ट्स कौन से हैं? एक्ट्स आउटसाइड इंप्लाइड अथॉरिटी। डन। तो अभी मैंने आपको ये बताया ऑपरेटिव पार्ट के अंदर मेन, मैंने अभी आपको लास्ट के 4 पार्ट्स बताए, यस और नो? कौन कौन से 4 बताए? लास्ट वाला बताया सेसेशन, उससे ऊपर बताया ड्यूटीज ऑफ डीपी, इसके बाद बताया ड्यूटीज ऑफ पार्टनर एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स, या ऐसे कह सकते हो राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है यहां तक? जवाब दो एक बार प्लीज। पहले इन 4 पार्ट्स को लिख लो अपने ना, जो कॉपी है ना आपकी, उसको लैंडस्केप पे करना, कॉपी को पूरे पेज को लैंडस्केप पे करने के बाद ये 6 पार्ट्स हैं, पहले ये वाले 4 नोट डाउन करो जो मैंने बोले। जैसे भी 6 हेडिंग बना लिया बना लो, लेकिन पहले लास्ट की 4 हेडिंग्स को नोट करना। मैं एक एक करके बड़ा कर देता हूं ताकि आप देख सको। कोशिश करनी है लिखते लिखते याद हो जाए। राइट्स ऑफ पार्टनर्स 3 हैं चलते हुए, 2 हैं बाद में। 3 कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी में हमारा राइट होगा, इस अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट होगा, उसके अलावा अलग से कोई बिजनेस जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है वो करने का राइट होगा, हम रिटायर होंगे तो कैसे होंगे, और अगर हमारी डेथ होगी तो हमारे नॉमिनी को या हमारे लीगल हेयर को शेयर मिलेगा, और अगर वो नहीं लेना चाह रहा तो कैसे सेटलमेंट होगी। डन? हाँ या ना? तो 2 चीजें, एक रिटायरमेंट एक डेथ, और 3 हो गई बिजनेस से रिलेटेड। डन? याद हो गया? ये 5 चीजें लिख ली राइट्स में। अब इसके बाद लिख लो ये ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। हो गया ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। डन?
अब यहां पे आ जाओ बच्चे, ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इस सबका मीनिंग समझ आ रहा है ना? होल टाइम प्रोटेक्ट करेगा एसेट्स को, एक्ट को कंप्लाई करेगा, एलएलपी को कंप्लाई करेगा और एलएलपीए को कंप्लाई करेगा, और लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उसे लगता है पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए वो शेयर करेंगे। राइट, कर लो इसको भी नोट डाउन। लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। जो भी इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस है या इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है वो देगा। लिख लिया जी, राइट्स लिख लिए बच्चे। इधर हम लोगों ने राइट्स लिख लिए, राइट्स के बाद ड्यूटीज लिख ली, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब रह गया सेसेशन ऑफ पार्टनर। उसमें दो ही बातें आ रही है कि आप कब छोड़ के जाओगे, कैसे छोड़ के जाओगे, और हम आपको कैसे निकाल सकते हैं। राइट, लिख लो इसको। हाँ जी बच्चे, इधर प्लीज ऑल ऑफ यू। अब अगर आप ध्यान से देखो, इससे ज्यादा बताओ मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। मैंने आपको डीड बनाना भी सिखा दी, मैंने आपको कंटेंट्स भी बता दिए, सारे के सारे रटवा भी दिए यार। आई होप आप सबको अब इतनी बात क्लियर है कि पहला पार्ट कौन सा है, अभी पूरा नहीं हुआ डीड। पहला पार्ट कौन सा है, नॉन ऑपरेटिव, उसमें क्या क्या होगा, डी स्क्वायर पी स्क्वायर आर। लास्ट पार्ट कौन सा है, फॉर्मल, उसमें क्या होगा, टेस्टिमोनियम, सिग्नेचर और अटेस्टेशन। बीच वाला पार्ट कौन सा है, ऑपरेटिव, उसमें कितनी बातें हैं, छह में से चार बातें हमने कौन सी पढ़ी, राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड सेसेशन। क्लियर है ये बात? अब रह गया बेसिक टर्म्स एज वेल एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए इधर, पहले इधर देखिए, हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की। बेटा इधर देखिएगा, लेट अस टॉक अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये देखिए क्या कह रहा है। पहली चीज, जो नया पार्टनर आएगा, जो भी नया पार्टनर आ रहा है, सर उसकी कंसेंट चाहिए कि वो अपनी मर्जी से हमें ज्वाइन कर रहा है, यस और नो, जवाब दो। फिर हम सबकी भी कंसेंट चाहिए उसको लेने से पहले। मतलब ए बी सी डी पार्टनर है, ई आ रहा है तो ई की भी कंसेंट चाहिए और ए बी सी डी की भी कंसेंट चाहिए, यस और नो, सिंपल है। इसके अलावा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना ला रहा है, और वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस नहीं करेगा, है ना, अलग से गारमेंट्स का काम नहीं करेगा अगर हम कपड़ों का काम कर रहे हैं तो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, बड़ी जनरल सी बातें नहीं है, बताओ। उसकी कंसेंट चाहिए, बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। इसके अलावा कितना पैसा ला रहा है, कितना मुनाफा लेगा और कोई नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस नहीं करेगा। बहुत बेसिक है ना भाई। कौन आ रहा है, कितना पैसा लेके आ रहा है, कितना लेगा, उसकी कंसेंट, हमारी कंसेंट, और कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस नहीं करेगा। हो गई बात खत्म, पक्का याद हो गया ना। कितना पैसा ले, देखो मुझे पार्टनर बना लो, कितना पैसा दोगे, कितना प्रॉफिट लोगे, कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस तो नहीं करते हो, राइट। चलो हमारी भी कंसेंट है, तुम भी अपनी रिटर्न कंसेंट दे दो, हो गई बात खत्म। श्योर, चले आगे। अब देखिए, अब इसके बाद कहता है डेफिनेशन एंड बेसिक क्लॉजेस। पहले आप ये देखो, बेसिक क्लॉजेस की बात करो या सिंपल बेसिक बातें। देखो हमारी फर्म का नाम क्या होगा, हमारी फर्म क्या बिजनेस करेगी, हमारी फर्म का ऑफिस कहां पर होगा, हमारी फर्म की ड्यूरेशन क्या है। अब आपको पता है या तो एट विल होगी जब तक दिल करेगा, या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। एक चीज याद रखना, या तो टाइम पीरियड होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूं, पार्टनरशिप में पढ़ाया जाता है, एक तो होती है एट विल, जब तक एट द डिजायर ऑफ पार्टनर्स,
आया ना। या होती है स्पेसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें दो बातें होती है। सुनिए इधर, ए और बी पार्टनर बन रहे हैं, ए और बी ने एलएलपी बनाई है सिर्फ 5 साल के लिए, इसका मतलब 5 साल के लिए ये स्पेसिफिक है। या कभी कभी तो ए और बी ने पार्टनरशिप बनाई है गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट के लिए, तो जब तक वो गुड़गांव वाला प्रोजेक्ट है तब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी। यस और नो? तो इसका मतलब हमें बताना पड़ेगा ये बाउंड, टाइम बाउंड है, प्रोजेक्ट बाउंड है, या एट विल है। यस और नो? जवाब दो। तो पहली बात नाम, दूसरी बात नेचर, तीसरी बात प्लेस, चौथी बात ड्यूरेशन। सिंपल सी बात है, जवाब दीजिए। आगे देखिए, कैपिटल एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और कैपिटल वगैरह कितना मिलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने हैं, क्या हमारी फर्म में कोई स्लीपिंग पार्टनर है कि नहीं है, हमारी कॉमन सील वगैरह कोई है, हम साइन कैसे करेंगे, हमें पता है साइन करने के लिए होती है। यस और नो? पता है ना, स्टैम्प हमने पढ़ा हुआ कंपनी लॉ में भी। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, ऑडिट कैसे होगा, ऑडिटर, याद है ऑडिट और ऑडिटर वाली बात मैंने बताई थी, तब होता है जब टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो। याद आ रहा है, पढ़ा था हम लोगों ने। रेम्यूनरेशन अगर किसी पार्टनर को मिलेगी तो कितनी मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, राइट। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता तो ठीक, नहीं तो हम इक्वल मानते हैं, सुना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है। बैंकर कौन होगा, हम कौन से बैंकर के पास जाके अकाउंट खुलवाएंगे। अच्छा एक बार बताओ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम 10 पार्टनर है और 10 में से 5 डेजिग्नेटेड है, हो सकता है ऐसा? क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए होते हैं पार्टनर और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। यस और नो? 10 है, 10 में से 5 डेजिग्नेटेड है और 10 के 10 पार्टनर है जिसमें से 5 डीपी है, हो सकता है? क्या चेक पे 5 साइन करेंगे? कोई तो ऑथराइजिंग अथॉरिटी होगी कि ए और बी के साइन चलेंगे या ए बी सी में से किसी भी 2 के साइन चलेंगे। यस और नो? जवाब दो। तो बैंकर कौन होगा, किसके पास हमारा बैंक अकाउंट खुला होगा, और उसके बाद जब बैंक अकाउंट खोलेंगे तो कौन चेक वगैरह, किसको विड्रॉल और डिपॉजिट की अथॉरिटी है, राइट। अकाउंटिंग ईयर हमारा कौन सा होगा, वैसे तो इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि साफ साफ बोल रखा है अकाउंटिंग ईयर वही होगा जो सबका फाइनेंशियल ईयर होता है, और फाइनेंशियल ईयर वही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह कहां रखेंगे, कोई झगड़ा होएगा तो हम किसके पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे या आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। आपको पता है कि कई बार होता है हम कोर्ट में जाएंगे, कई बार होता है कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, तो इसकी जगह हम थर्ड पार्टी के पास जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। यस और नो, राइट। और लास्ट में कह रहा है लीगल सर्विसेज प्रोवाइडर कौन होगा। भाई जब आपने एलएलपी बनाई है तो हर साल आपको एनुअल अकाउंट्स देने हैं, हर साल आपको एनुअल रिटर्न देनी है, या यू कैन से कि आपको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देने हैं। याद है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कौन से फॉर्म में जाते हैं, फॉर्म 8 में जाते हैं। कितने टाइम में जाते हैं, विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। याद आ रहा है, हाँ या ना, पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा एक एनुअल रिटर्न, ये तो हो गई, ये तो हो गई आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आपको याद है एनुअल रिटर्न भी जाती है कौन से फॉर्म में, फॉर्म 11 में। कंपनी लॉ की बात नहीं कर रहा, एओसी 4 या एमजीडी 7, इसमें अकाउंट्स जाते हैं फॉर्म 8 में और रिटर्न जाती है फॉर्म 11 में। पढ़ा था लास्ट क्लास में। देखिए इधर, ये देखिए, ये देखो बेटा, इधर एनुअल रिटर्न जाती है फॉर्म 11 में। कितने दिनों में जाती है, विद इन 60 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। लिख लो, ये बात लिखनी है तो शायद आपने लिखी नहीं हुई है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ये, पर 60 days वाली बात शायद आपने नहीं लिखी थी। देखो लिखी हुई है, देखो लास्ट क्लास में हमने इतना पढ़ा था कि फॉर्म नंबर 11 भेजा जाता है। देखो पढ़ा था ये, कोई बता ही नहीं रहा, टिक किया हुआ है, पर ये 60 days वाली बात नहीं लिखी होगी शायद, क्या लिखी थी, नहीं लिखी हुई ना, ये लिख लो। इधर मेरी सिंपल बात याद रखो बेटा, इधर एक चीज याद रखो, एनुअल रिटर्न 2 महीने में जाती है और एनुअल अकाउंट्स 6 महीने में जाते हैं। कहां से, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने से। आई रिपीट, अकाउंटिंग ईयर कहां क्लोज होगा, 31 मार्च, वहां से 60 days में क्या जाएगा यार, इतना क्या सोच रहे हो, 31 मार्च को ईयर खत्म हुआ, वहां से 60 days में क्या जाएगी, एनुअल रिटर्न। कौन से फॉर्म में जाएगी, फॉर्म 11, और 6 months में क्या जाएगा, फॉर्म 8। 2 ही तो है, फॉर्म 8 और 11 जाएगा 60 दिन के अंदर अंदर, और 8 जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। ये 60 दिन और 6 महीने कहां से स्टार्ट होंगे, 31 मार्च से, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। क्योंकि एलएलपी में बार बार अकाउंटिंग ईयर वर्ड आता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलते, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। क्लियर है ये बात, याद रहेगा पक्का, अकाउंटिंग ईयर। तो आई रिपीट, इधर इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग बेटा, इधर
इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि 31 मार्च को ईयर खत्म हुआ, इसके बाद आरओसी को क्या जाएगा इधर, इसके बाद आरओसी को क्या जाएगा, ऐसे समझो, फॉर्म नंबर 11 जाएगा 60 डेज में, प्लस फॉर्म नंबर 8 जाएगा 6 मंथ्स में। कोई दिक्कत? या ऐसे समझो, फॉर्म नंबर 11 जाएगा 30 मई तक, अप्रैल और मई, फॉर्म 11, और फॉर्म 8 जाएगा 30 सितंबर तक। और कोई डाउट? सिंपल है ना, कि जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फॉर्म 11 और फॉर्म 8 दो जाते हैं। फॉर्म 11 किस चीज का है? एनुअल रिटर्न का। फॉर्म 8 किस चीज का है? स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या एनुअल अकाउंट्स बोल दो, एक ही बात है। एनुअल अकाउंट्स 8 में जाएंगे, एनुअल रिटर्न 11 में जाएगी। क्लियर है जी ये बात? जो रिटर्न जाएगी वो कब जाएगी? 60 डेज के अंदर अंदर, और अकाउंट जब जाएंगे कब जाएंगे? 6 मंथ्स के अंदर अंदर। याद रहेगा? पक्का? चले आगे, सिंपल है ना। दो फॉर्म जाएंगे 8 और 11, 8 बाद, ऐसे याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे तो ऐसे याद रखो, बड़े वाला फॉर्म पहले जाएगा, छोटे वाला बाद में जाएगा। 8 बाद में जाएगा, 11 पहले जाएगा। सिंपल है। 11 जाएगा 60 डेज में, मतलब 30 मई तक, और 8 जाएगा 30 सितंबर तक। चले आगे, जवाब दो। अब देखो, वापस आते हैं इस पे। इधर देखो, क्या हम लोगों की ये जो दो चीजें रह गई थी, बेसिक क्लॉजेज एंड एडमिशन, ये दोनों क्लियर हो गया। एडमिशन, इधर एडमिशन में याद हो गया क्या क्या था भाई साहब? अपनी कंसेंट दो, हमारी ले लो, और कितना पैसा दोगे, कितना मुनाफा लोगे, और कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस नहीं करोगे। हो गई बात खत्म। ये बेसिक चीजें आ गई। नाम क्या है, नेचर क्या है, प्लेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने डीपी होंगे, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कितनी सैलरी मिलेगी, ऑडिट का होगा, प्रॉफिट कितना देंगे, या लीगल सर्विसेज कौन देगा, जो सीएस है वो फॉर्म 8 साइन करेगा। आपने पढ़ा था ना एनुअल रिटर्न में, अगर हमारा टर्नओवर, याद करो, टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम है तो डीपी साइन करेगा, और अगर ज्यादा है तो बाहर से पीसीएस आएगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद आ रहा है कुछ? क्लियर है सबको? तो यहां पे अगर हम बात करें, इधर लिखने से पहले अगर हम बात करें तो क्या, अब अगर आपके पेपर में एलएलपीए बनाने को आता है, अब आपकी क्रिस्टल क्लियर है क्या करना है? एक रोड मैप मिल गया आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिव पार्ट, डी स्क्वायर बी स्क्वायर आर, लास्ट में फॉर्मल पार्ट, बीच में ऑपरेटिव। फॉर्मल में 3 चीजें कौन सी है? टेस्टिमोनियम, सिग्नेचर, अटेस्टेशन। सिग्नेचर ऑफ पार्टी राइट साइड पे, विटनेस के साइन लेफ्ट साइड पे, याद रहेगी ये बात। और ऑपरेटिव पार्ट में मेन 6 बातें, पहला बेसिक, दूसरा एडमिशन, तीसरा राइट्स, चौथा ड्यूटीज, पांचवा ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और छठा आ गया सेसेशन, जिसके अंदर रिजाइन भी आ गया और साथ में एक्सपल्शन भी आ गया। यस और नो? मतलब इन शॉर्ट मैंने आपको डीड समझाने के साथ साथ पूरी डीड याद करा दी एक तरीके से, कंटेंट्स, राइट? तो इन कंटेंट्स को आप नोट कर लो, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड बेसिक क्लॉजेस। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो गया ना? अब एक बार ये लिख लो, डेफिनेशंस एंड बेसिक क्लॉजेस। डेफिनेशंस क्या है ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, डेफिनेशंस एंड बेसिक क्लॉजेस वाला लिख लो।
डन बच्चे? कितने बच्चे अभी लिख रहे हैं? लिखिए, नोट डाउन कीजिए पूरा। बच्चे अब देखिएगा प्लीज इधर, ऑल ऑफ यू। एक बार हम इसको अपने मॉड्यूल से भी देख लेते हैं, क्या हमारे मॉड्यूल के अंदर भी यही सारी हेडिंग्स दे रखी है। देखिए इधर, ऑल ऑफ यू इधर देखिए बच्चे प्लीज। पहले मेरी बात को सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, काफी लेंदी है, अभी डीड खत्म नहीं हुई आपकी, तो खुश नहीं हो सकते अभी आप। देखिए इधर सबसे पहले कह रहा है डेफिनेशंस। सर ये डेफिनेशंस क्या है? इधर देखिएगा बेटा, देयर आर बेसिक वर्ड्स जो बार, आपको इतना तो पता है जब कोई एक्ट आप पढ़ते हो उसके सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है। डेफिनेशंस में कौन से वर्ड्स आते हैं जो बहुत रेयर यूज होते हैं या बार बार? जो बार बार यूज होते हैं, रेपिटेटिव यूसेज होती है जिनकी, उनको हम एक बार सेक्शन 2 में डिफाइन कर देते हैं, हाँ या ना? ऐसी इस डीड में भी कुछ वर्ड्स बार बार आएंगे, जैसे कि अकाउंटिंग ईयर, एक्ट, बिजनेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी, एलएलपीए, पार्टनर, यही वर्ड्स बार बार आएंगे। पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, एलएलपीए क्या है, एलएलपी क्या है, एक्ट कौन सा है, अकाउंटिंग ईयर। तो ये बेसिक वर्ड्स की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है कि अकाउंटिंग ईयर का मतलब है जो एलएलपी एक्ट में गिवन है, एक्ट का मतलब है जो एलएलपी एक्ट में गिवन है, बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस, ट्रेड या प्रोफेशन हम कर सकते हैं। बिजनेस मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ लीगल बिजनेस। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स जो जिसको डीपी की तरह अपॉइंट किया गया है। एलएलपी मीन्स जो फॉर्म हुई है। एलएलपीए मतलब, अब सुनिए इधर जो मैं कहना चाह रहा हूं पूरी बात सुनिएगा, ये वाली मेन चीज ध्यान रखने वाली है। ये एलएलपीए, मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं। आज दो लोग, इसमें कितने पार्टनर है इस डीड में? 2 है 3 है? 2 है, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, देखा आपने। अब मान लो ए और बी पार्टनर है, कल को सी आता है, तो सी आएगा तो क्या उसके साथ भी एक नया अग्रीमेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? उसको बोलेंगे सप्लीमेंटल अग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंटल अग्रीमेंट। क्लियर है? हम उसमें ये लिखेंगे कि जी हमने एक मेन अग्रीमेंट किया हुआ था, वो मेन अग्रीमेंट तो सी पे एप्लीकेबल होता ही होता है, साथ में ये एडिशनल चीजें अप्लाई होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एलएलपी अग्रीमेंट मींस अग्रीमेंट एज वेल एज एनी सप्लीमेंट देयर ऑफ। ये बात समझ गए? क्लियर है? या आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, ए और बी ने पार्टनरशिप करी, एलएलपी बनाई, एलएलपी बना लिया, सारी बातें लिख दी, बाद में उनको 2 महीने बाद रियलाइज हुआ यार ये 4 बातें और डालनी चाहिए थी। होता है ना जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो तो कमियां पता चलती है, यार ये 4 बातें और डालनी चाहिए थी। तो अब कैसे डालेंगे? सप्लीमेंटरी अग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें 4 बातें और लिख देंगे, यस और नो? उसमें लिखेंगे जो अग्रीमेंट में लिखा है वो तो है ही है, ये 4 बातें और हैं जो पार्टनर्स को माननी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंटल अग्रीमेंट रिटायरमेंट या एडमिशन के टाइम पे ही होगा या रिजिग्नेशन के टाइम पे होगा। कभी कभी ऐसा होता है पार्टनर सेम है लेकिन हमें कुछ एडिशनल टर्म्स डालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंटल अग्रीमेंट डालना। देखो ना इस डीड में मान लो 50 क्लॉजेज है, 50 बातें हमने लिखी है, 50 में से 5 हटानी है या 5 नई डालनी है, तो सप्लीमेंटल अग्रीमेंट तो बनेगा ना, जिसमें हम लिखेंगे कि ये वाले क्लॉजेज हम डिलीट कर रहे हैं और ये वाले क्लॉजेज हम ऐड ऑन कर रहे हैं। यस और नो? जवाब दो। क्लियर है सबको? समझ आती है बात? देखो तो ये आ गई हमारी बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स बेसिक वाले थे। देखो इधर देखो सारे पॉइंट्स, ऑडिटर, आर्बिट्रेशन, लीगल एडवाइजर, यही मोस्टली पॉइंट्स मैंने बोले। अकाउंट्स कहां रखेंगे, अकाउंटिंग ईयर, बैंकर, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करेंगे, मैंने एक ही बात लिख दी, इन्होंने अलग अलग कर दी, राइट। प्रॉफिट्स का अलग क्लॉज बना दिया, लॉसेस का अलग बना दिया। इसके बाद देखो ये वाली सेकंड मेन हेडिंग कौन सी आ गई, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यही लिखवाई मैंने आपको। इसके बाद मेन क्या लिखवाई, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, फिर ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, देन ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और लास्ट में आ गया सेसेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। डन जी। आई होप अब आपको पूरी की पूरी डीड अच्छी तरह से याद हो गई है। क्लियर है? पक्का?